हेलो। हेलो कौन? आवाज़ पहचाने नहीं क्या? हाँ, कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, पर बताओ कौन हो आप? बिंदु। बिंदु बोल रही हूँ। ओह, आजकल कहाँ हो आप? दिखते ही नहीं। क्यों? आप देखकर क्या करेगी? करना क्या है? तो फिर क्यों पूछा? सहज से मीठी आवाज़ को सुनने के लिए विवेक सवाल पर सवाल दाग रहा था और उसी सुरीली आवाज़ में जवाब दे रही थी बिंदु। उसी सुरीली नज़र में जवाब दे रही थी बिंदु। यह सब चोचले जानती थी बिंदु, बिंदास भी थी। विवेक युवा था, बढ़ती जवानी का उभरता जोश उसका विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। इस बातों का सिलसिला चलता है और विवेक बिंदु का एक दूसरे के प्रति आकर्षण का कारण था। बिंदु की पड़ोसन जो कि विवेक की मुंह बोली माँ थी, उनका स्वभाव हंसी मजाक का था और विवेक भी चंचल था। वो खूब जमती थी। यह देख बिंदु का यौवन मचल जाता था। विवेक अच्छे घर से था, संस्कारी भी था, लेकिन बिंदु विवेक पर इस कदर आकर्षित हो गई कि कुछ भी करके वो विवेक को पाना चाहती थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए विवेक का भी दिल मचलता था। वो भी अब बिंदु पर फिदा होने लगा। दोनों का आकर्षण प्रगट रूप लेने लगा था। विवेक पतंग सा बन शमा से बिंदु की तरफ खींचा चला आता, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि शमा के पास जाने पर पतंगे का क्या हाल होता है। लेकिन अस्थिर युवा दिल इस सब बातों से नज़रअंदाज करता हुआ मदहोशी में खोकर आगे बढ़ने लगा। बिंदु की बदन हिरनी सी तीखे नयन, गुलाब के अध खुली पंखोड़ी से होंठ, लता से लहराती लचीली कमर, घनघोर घटा सी जुल्फे, ऐसा भरपूर यौवन विवेक को मदहोश कर जाता था। बिंदु विवेक को लुभाने के कोई मौका नहीं छोड़ती थी। विवेक जब भी मुँह बोली माँ के घर आता तो बिंदु नहाकर खुले केस को सुर्ख गाल पर लहराती, कभी नसीली मुस्कान बिखेरती तो कभी तिरछे नैन से इशारा कर जाती, कभी साड़ी का पल्लू गिरा देती। इसी अदाओं से विवेक मचल उठता। वो अंदर ही अंदर तड़पता इस हुस्न का दीदार करने को। अब तो ख्वाहिश में भी बिंदु को देखने लगा था। वो उसके मिलने के सुखद सपने संजोता, अंजाम की परवाह किए बिना विवेक नादानी में उस प्यार की कंटक भरी राह पर बढ़ चुका था, जिसका अंजाम बहुत बुरा था। शायद जवानी के जोश में कांटों को तो पार कर लेगा, पर आगे जो भयानक दलदल आने वाला था उसका विवेक को भय नहीं था। वह विवेक पल भर भी बिंदु से दूर नहीं जाना चाहता था। बिंदु बच्चों की माँ थी, पर उसके बदन में वो कशिश थी कि किसी को भी घायल कर सकती थी। फिर विवेक को यौवन की उस दहलीज पर खड़ा था जहाँ से विचलित होना स्वाभाविक था। विवेक अब मस्त भौरा बन गया था। उसी वक्त बिंदु के आसपास मंडराने लगा था। बिंदु की दिलकश अदाएं विवेक को गुलाब सी महक देती थी। वो अब उसकी और करीब जाना चाहता था। उसी तरफ से भी खुला आमंत्रण था। वह विवेक और बिंदु अब मौके की तलाश में, लेकिन विवेक की राहों में उसका संकोच भी था। बिंदु उससे लगभग दोगुनी उम्र की थी। वो थोड़ी शर्म भी विवेक को रोक रही थी। इस दिन मुँह बोली माँ
कहीं रिश्तेदार की शादी में जा रही थी। वो विवेक को घर की जिम्मेदारी सौंप गई कि रात को यहीं सो जाना। अब विवेक के दिल में असंख्य अरमान जग गए। वो दिन भर बस ख्यालों में रहा कि बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। आज बिंदु उसे सावन की घनघोर घटा सी लग रही थी और विवेक उस शीतल बारिश में बदन की तपिश को शांत करने के सपने ले रहा था। विवेक से एक एक पल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिंदु से बात हो गई थी कि कब मिलना है। उधर बिंदु भी सज संवर कर मोरनी सी मन में नाच रही। बिंदु का मिलन होना, लेकिन विवेक ठिठक गया। आगे बढ़ने में संकोच हो रहा था। बालपन था, यौवन भी भरपूर, लेकिन कभी पुष्प का रस चखा नहीं था तो लाज भी आ रही थी। लेकिन ऐसे प्रेम मिलन की कोई दहलीज पर कर चुकी बिंदु ने उसे संकोच को दूर किया और ले गई अपने शयन कक्ष में। अब विवेक की आंखें के सामने वो नजारा था जिसका दीदार वो सपन में करता था। बिंदु ने यौवन से भरपूर मदहोश बदन के दर्शन कुछ यूं करवाए कि विवेक ने अब यह दहलीज भी पार कर ली जिसे विवेक ने कभी किसी औरत का चेहरा भी गौर से न देखा हो। उसके सामने खिला हुआ गुलाब सा नग्न बदन था। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। विवेक भी अब आपा खो दिया था और बिंदु से लिपट गया। भौरा सा पुष्प का रसपान करने चिपक गया। गुलाब की पंखुड़ी सी बिंदु ने उसे आगोश में ले लिया। एक तरफ युवा बदन की तपिश और दूसरी तरफ कामुकता से भरी मदहोश बदन। शहद रात में दोनों का मिलन यूं हुआ जैसे सावन में दिन भर छाए झूम कर बरस रही हो। बिंदु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विवेक को इस कदर घायल किया कि अब वो उसकी आगोश में से बाहर नहीं आना चाहता था। इस मधुर आलिंगन से विवेक की चेतना जगी तो भोर हो रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे। बिंदु को सोई छोड़कर विवेक को इस कदर घायल किया कि वो अब उसकी आगोश में से बाहर नहीं आना चाहता था। इस मधुर आलिंगन से विवेक की चेतना जगी तो भोर हो रही थी। सुबह की 4 बज रहे थे। विवेक इस मिलन के पश्चात विवेक का जीवन ही बदल गया था। अब वो सब कुछ भूल गया। बस बिंदु ही उसके लिए सब कुछ थी। सैकड़ों काम छोड़े बिंदु को खुश करने के लिए खूब खर्चा करने लगा और उपहार देने लगा। लेकिन इस दीवाने में विवेक भूल गया कि वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है जिसका अंजाम अविश्वसनीय था। विवेक का मन अब काम पर नहीं लगता। सिर्फ बिंदु ही थी उसका जीवन। बदन का मिलन तो दोनों के लिए आम बात था। कभी भी कहीं भी जिस दहलीज से विवेक कतरा रहा था, अब वो उस दहलीज को सैकड़ों बार पार कर चुका था। अपने संसार, सोच, शर्म और काम अब विवेक को तुच्छ लगने लगे थे। अब बिंदु का प्यार उसके लिए स्वर्ग के समान था। लेकिन बिना काम यह सब कैसे चलता? पैसा भी चाहिए थे। आए दिन बिंदु को कोई न कोई ख्वाहिश रहती और विवेक खुद भी अब स्टैंडर्ड से रहना चाहता था। वो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जवान दिल इन बातों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ता गया। विवेक माँ से पैसे ले लेता और कहता वापस कर दूंगा। माँ भी विवेक की इच्छा को पूरा करने कर्ज ले ली और विवेक जब भी मांगता उसको पैसा दे देती। लेकिन कर्जा वापस भी तो करना होता है। विवेक कुछ नहीं करता था। बिंदु के प्यार में खोकर वो सब काम तो
छोड़ चुका था। कहीं जाता तो 10-12 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। बिंदु का आकर्षण उसे दूर रहने नहीं देता। विवेक अनजाने में ऐसा दलदला में फंस गया था कि न आगे रास्ता था न पीछे रास्ता। धीरे धीरे माँ को शक होने लगा विवेक के बदले व्यवहार पर, खर्चे पर। माँ ने ध्यान रखना शुरू किया तो बिंदु और विवेक के इस रिश्ते का आभास हो गया। कई बार माँ ने समझाया, लेकिन विवेक को कहाँ समझ में आता। न बिंदु उसको कहीं जाने देती। थक कर माँ ने एक दिन 4 वर्ष के कर्ज का हिसाब बनाया, विवेक के हाथ में पर्ची थमा दी और बोली कि आज से मेरे घर की दहलीज पर कदम मत रखना। विवेक से पर्ची का हिसाब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। सर से आसमान भी गायब हो गया। विवेक की आंखें फटकर कानों तक आ पहुंची। इतना बड़ा कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? उसका तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। इस नाजायज कर्ज के बारे में घर वालों से कैसे बात करता? अब करे तो क्या करे? विवेक ने बिंदु से बात की तो बिंदु ने बात टाल दी। उसने अपने दोस्त से विमर्श किया, लेकिन किसी के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। अब कहाँ जाए? कोई दहलीज ऐसी नहीं थी जिस पर विवेक की परेशानी का समाधान हो सके। निराश होकर विवेक शराब पीने लगा। उसकी परेशानी का हल नहीं निकला। अब विवेक और ज़्यादा दलदला में डूबता जा रहा था। एक रोज़ दूसरे गांव में वो अपने दोस्त के पास बैठा शराब पी रहा था तो उसको बिंदु की याद आई। उसने बिंदु को फ़ोन किया, लेकिन बिंदु दूसरे नंबर पर व्यस्त थी। विवेक से 8-10 दफ़ा कॉल किया, लेकिन बिंदु ने जवाब नहीं दिया। विवेक का नशा उतर गया, क्योंकि जो बिंदु हर हालात में विवेक के फ़ोन का जवाब देती थी, आज क्यों नहीं दे रही है? विवेक को गुस्सा आया। वो उठा और पैदल पाँव गांव की तरफ करीब 2 घंटे पैदल चलकर विवेक गांव पहुंचा। सीधे बिंदु के घर गया। रात का सन्नाटा था, वो सब सो रहे थे। बिंदु के कमरे के पास पहुंचते ही विवेक के पांव ठिठक गए। कमरे में से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। कमरे में रोशनी थी तो विवेक ने खिड़की के छेद से झांक कर देखा तो विवेक के हाथ पांव स्थिर पड़ गए। मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे लकवा मार गया हूँ। अंदर बिंदु किसी के साथ हम बिस्तर थी। विवेक वहीं बैठ गया, रोने लगा। गुस्सा आया कि पत्थर लेकर दोनों का सर फोड़ दे, लेकिन पता नहीं क्यों विवेक ने यह विचार अंदर ही दफना दिया। विवेक के रोने की आवाज़ शायद बिंदु के कानों में पड़ी। वो आधे अधूरे कपड़े पहनकर बाहर आई और गुस्से में बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? किससे पूछकर मेरे घर में आया? विवेक निशब्द था। उसकी जवाब तो बेजान हो गई थी। बिंदु बोल रही थी, तेरे पास अब है ही क्या? यह देख कर आज पहली बार आया है। यह सोने की चेंदी है। तेरे पास अब क्या है? निकल मेरे घर से। कहते हुए बिंदु ने विवेक का हाथ पकड़ा और धक्का देकर बिंदु के ऊंची आवाज़ पड़ोसियों ने सुनी तो दौड़कर आया। वहां विवेक को नशे में धुत आधे अधूरे कपड़े में बिंदु को देखा तो बिना हकीकत जाने सबने विवेक को ही गलत माना। आधी रात के इस शोर से काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और बात विवेक के घर तक भी पहुंच गई। विवेक के घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि उसके लाड प्यार का यह सिला मिलेगा। उन्होंने विवेक को वहीं छोड़ा और बोले कि पुलिस को बुलाओ या जो भी करना है करो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। विवेक की मुंह बोली माँ बीच बचाव करने विवेक को बाहर ले गई और बोली, तूने आज तक मेरी बात नहीं मानी। अब एक अंतिम बात कर रही हूँ, यहाँ से दूर चला जा
और तब तक न आना जब तक तू इस कलंक को मिटा न दे। समय हर घाव को भर देता है। कुछ ऐसा कर कि यह बात सब भूल जाएं और नए विवेक को सब याद रखें, कहकर माँ अंदर चली गई। विवेक चेताहीन होकर विवेक अपने घर की तरफ चला। छत पर जाकर सो गया। वहाँ वो अक्सर बिंदु से मिलने की बात सोता था। शून्य से मस्तिष्क में कुछ नहीं था। आकाश को देख रहा था। आंखों का पानी भी सूख गया था। न गुस्सा था और न ही प्यार की चाहत। बस एकटल आसमान निहार रहा था। पुरानी बातें याद कर रही थी जो विवेक के दिल पर गहरा घातक दे रही थी। नींद दूर दूर तक नहीं थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ से पता चला कि सुबह हो गई। विवेक अपने अंजाम तक पहुंच गया था। अब बस आखिरी दहलीज तक जाना था। सुबह घर से निकला और उसने माँ को फ़ोन किया। भरे गले से बोला, माँ आखिरी बार 1000 रुपये दे दो। उधर चुभी रुधे गले से आवाज़ आई कि ले जा। विवेक की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। माँ के घर पहुँचा, नज़र झुकी हुई थी। माँ ने पैसे दे दिए, लेकिन विवेक झुकी नज़रों के साथ ही घर से निकल गया। बस पकड़ी और दिल्ली पहुँच गया। 2 दिन स्टेशन पर सोचते हुए गुजार दिए, लेकिन विवेक को कोई रास्ता नहीं सूझा कि आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तीसरे दिन का सूर्यास्त हो गया, पर विवेक अभी भी निस्तेज था। विवेक ये सब सोचते सोचते रास्ते पर चल ही रहा था। पता ही नहीं चला कि चलते चलते वो सड़क के बीच में आ गया। वो अपने बीते हुए कल में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक गाड़ी से टकरा गया। विवेक सड़क पर गिर गया। गाड़ी से एक सज्जन बाहर निकला और देखा तो विवेक को चोट आई थी। सज्जन ने विवेक को गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले गए। पट्टी करवाई और विवेक का परिचय लिया तो विवेक ने अपने बारे में बताया कि वो दिल्ली काम की तलाश में आया है। सज्जन दिल्ली के प्रतिष्ठित सेठ थे। उन्होंने अपनी दुकान में उसे काम पे रख लिया। विवेक भी अब पूरे मन से काम करता था, लेकिन उसका बिना बीता हुआ कल उसको रात में सोने नहीं देता था। बार बार उसको बिंदु का वो बर्ताव और खुद की गलती याद आती थी। वो कर्ज के बारे में सोचता, अक्सर रो पड़ता। सेठ जी का काम बहुत बड़ा था। अपनी नादानी और बिंदु के व्यवहार से विवेक ने बहुत कुछ सीख लिया था। वो मन लगाकर और ईमानदारी से सेठ का काम करता। उधर सेठ जी भी ऐसा काम देखकर बहुत खुश थे। हर माह विवेक के वेतन में वृद्धि होने लगी। 2 साल हो गए। विवेक अब सेठ का विश्वास पात्र बन गया था और हर माह वेतन घर पर भेजता था। विवेक का कर्ज धीरे धीरे अब कम हो रहा था। विवेक अपनी अतीत भूलकर आगे बढ़ रहा था। घर वाले भी कुछ संतुष्ट थे। सबसे अच्छा मुँह बोली माँ को बिंदु राज के साथ खुश थी, लेकिन अपनी गलती की सज़ा तो हर किसी को भुगतनी ही पड़ती है। बिंदु का एक 7 साल का बेटा था। अचानक एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ। बिंदु डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि लीवर में पानी भर गया है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। बिंदु के पास जमा पूंजी नहीं थी। बिंदु ने राज को बात बताई और मदद के लिए कहा। राज ने कोशिश करता हूँ कहकर कॉल काट दिया। शाम के समय बिंदु बेटे को लेकर घर आई। आज बिंदु दुखी थी। अपने इकलौते बेटे के लिए तड़प रही थी तो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। बिंदु ने फिर राज को फ़ोन लगाया तो राज का नंबर बंद मिला। बिंदु को जोर का झटका लगा। अगले ही पल सोचा कि राज कोशिश कर रहा है, मोबाइल बंद हो गया होगा। लेकिन बिंदु के मन में कोई अनहोनी का डर बैठा था। पूरी रात नींद नहीं आई। जागते जागते रात बीत गई। बिंदु ने
उठते ही राज को फ़ोन किया, लेकिन नंबर फिर बंद आया। अब बिंदु का बदन कांपने लगा, वह रोने लगी। एक दो और रिश्तेदार से बात की, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। अब बिंदु के व्यक्तित्व को जानते थे, कोई मदद को तैयार नहीं हुआ। बिंदु के पास चारा नहीं था। आंगन में दीवार के सहारे रोती हुई बैठ गई। पास में बिस्तर पर बिंदु का बेटा सो रहा था, बार बार उसके देख रही थी। वो नादान न बिंदु के रोने का कारण जानता था और ना ही सामने खड़ी। कुछ देर रोकर शांत होने के बाद बिंदु को याद आया कि राज ने उसे 2-3 सोने के उपहार दिए हैं, छीन अंगूठी और हाथ का ब्रासलेट भी। कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन बिंदु ने सोचा कि उसे बेच दूं और इलाज शुरू करवाऊं। क्या पता राज का फ़ोन आ जाए और वो मदद कर देगा। चेन अंगूठी लॉकेट को लेकर और दौड़ती सुनार की दुकान पर गई। बेहाल बिंदु ने आंखों से जल धारा बहते हुए सुनार को सब बताया। सुनार ने कहा, बहन सामान सही होगा तो अभी तुम्हारा पैसा दे दूंगा। बिंदु ने मन में सोचा, राज कितना काम आता है, भले ही उसका फ़ोन बंद है, लेकिन उसके उपहार से ही आज मुन्नी का इलाज होगा। उसको क्या पता कि अगले ही पल उसकी यह उम्मीद टूट जाएगी। सुनार ने गहने को 2-3 बार देखा और पिघला कर देखा तो रत्ती भर भी सोना नहीं निकला। उसने बिंदु से कहा, बहन ये सब नकली है, एकदम नकली, इसका तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। इतना सुनते ही बिंदु निढाल होकर वहीं गिर गई। सुनार ने उसे पानी पिलाया और घर भेजा, सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। बिंदु घर तो आई, लेकिन इस तरह जैसे उसके पास आज कुछ नहीं है। आज बिंदु भी शून्य में थी। वो खुद को कोस रही थी। जिस राज को जिस्म दिया उसने ही इतना बड़ा धोखा दिया। अचानक बिंदु को याद आया कि चैन तो उसको विवेक ने भी दी है। अचानक बिंदु के शरीर में फुर्ती आ गई। दौड़कर कमरे में गई, संदूक में से विवेक का दिया चैन निकाली और वापस दौड़कर सुनार के पास गई। दादा इसको देखो, शायद यह असली हो। बिंदु रो रही थी, चैन भी भारी थी। सुनार ने देखा, चेहरे पर चमक आई। बिंदु की सांसें रुकी हुई थी। सुनार ने कहा, बहन यह असली है। बिंदु ने ठंडी सांस ली और अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगी। बड़े मुश्किल से सुनार ने उसे चुप कराया और चैन के बदले बिंदु को 80,000 रुपये मिले। हालांकि इतने पैसे से मुन्ने का इलाज नहीं होगा, लेकिन पता नहीं आज बिंदु को खुद से नफरत हो गई थी। उधर बिंदु की पड़ोसन और विवेक की मुंह बोली माँ ने बिंदु की कुछ मदद की और बिंदु को दिल्ली मुंबई का इलाज करवाने भेज दिया। बिंदु ने मुन्ने को अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज शुरू हो गई। पैसे तो बिंदु के पास अब भी कम थे, लेकिन इलाज शुरू हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए और भी 50,000 कम है। बिंदु ने कहा, आप ऑपरेशन कीजिए, पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि बिंदु के पास 50 रुपये आने का भी पैसा नहीं था, लेकिन न जाने फिर भी बिंदु खुश थी। उसको सुकून था, आंखों में संतोष भरे आंसू थे। शायद विवेक के बारे में सोच रही थी। इधर विवेक के सेठ जी को मौसमी बुखार था। वो विवेक सेठ जी को हॉस्पिटल लेकर गया था। अचानक विवेक की नज़र बेंच पर बैठी बिंदु पर पड़ी। पहले तो विवेक छिप गया, फिर सोचा बिंदु यहाँ कैसे। रिसेप्शन पर पूछता हूँ और पता करता हूँ। बिंदु मुन्ने का इलाज करवाने यहाँ आई है। विवेक को बिंदु पर गुस्सा
अभी आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि मुन्ने का क्या कसूर है, वो तो नादान है, एक समय में भी नादान था। विवेक बिंदु के सामने नहीं आया। डॉक्टर से बात की तो पता चला कि मुन्ने के लीवर में पानी भरा हुआ है, ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने विवेक को सब बताया कि पैसा कम होने से ऑपरेशन में देरी हो रही है। विवेक ने डॉक्टर को कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए, पैसे जमा हो जाएगा। विवेक छुपकर वहाँ से चला गया। सेठ जी को छोड़ने घर आकर विवेक ने सेठ जी से 50,000 रुपये उधार मांगे, क्योंकि विवेक सेठ जी का सबसे अधिक विश्वास पात्र था, इसलिए उन्होंने पैसे विवेक को दे दिए। विवेक वापस हॉस्पिटल गया, पैसा जमा करवाया और मुन्ने का ऑपरेशन करवाया। बिंदु को पता नहीं था कि ये सब किसने किया। मुन्ने का इलाज हो गया। बिंदु खुश थी, लेकिन वो उस शख्स से मिलना चाहती थी जिसने यह मदद की थी। कुछ दिनों में मुन्ना ठीक हो गया। डॉक्टर ने अब उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। दवाई और कुछ नसीहत देकर डॉक्टर ने बिंदु से कहा कि आप अब आराम से घर जा सकती हैं। डॉक्टर ने बिंदु ने डॉक्टर से पूछा कि साहब, यह बता दो, ऑपरेशन के पैसे किसने दिए? डॉक्टर ने कहा कि मैं नाम तो उसका जानता नहीं हूँ, लेकिन वो रोज़ सुबह शाम यहाँ आकर मुन्ने का हालचाल पूछता है। अभी उसके आने का समय है। बिंदु ने सोचा, आज देखती हूँ कि कौन है वो इंसान। कुछ देर में सूट बूट में एक व्यक्ति आया। डॉक्टर ने से बात हुई और मुन्ने के स्वस्थ होने का पता चला तो खुश हुआ। बिंदु दूर से देख रही थी। गौर से देखने पर बिंदु ने पहचाना कि ये तो विवेक है। बिंदु वहीं बैठ गई। उसके हाथ पांव शून्य हो गए, आंखों से आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल में दर्द भरी तसल्ली थी। बिंदु विवेक से मिलना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि विवेक के सामने जा सके। बिंदु अतीत में खो गई थी। अचानक देखा कि विवेक उसके सामने से गुजर रहा था। बिंदु के मुंह से आवाज़ निकली, बस। हाथ उठा, लेकिन विवेक ने मुड़कर नहीं देखा। विवेक के मुख्य द्वार से बाहर निकलने के बाद बिंदु हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक विवेक हॉस्पिटल की दहलीज पार कर चुका था और उस दहलीज पर जाना अब बिंदु की बस का नहीं था। एकाएक बिंदु के आंखों से फिर अश्रुधारा निकल पड़ी। दहाड़े मार कर रोने लगी बिंदु, लेकिन अब विवेक और बिंदु के बीच बहुत दूरियां थीं। एक ऐसी दहलीज थी जो बिंदु ने स्वयं बनाई थी। आज बिंदु विवेक का चेहरा भी ठीक से नहीं देख सकती थी। आज बिंदु को खुद के बदन पर गुस्सा आ रहा था और विवेक के नेक दिल पर उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की धारा झरने के रूप में बह रही थी। धन्यवाद।